Very good morning, dear students. In class 12th economics, we are going to discuss about the fiscal policy and monetary policy to correct the problems of excess demand and deficient demand. While we are talking about the excess demand, we have discussed that it is the excess of aggregate demand over and above the aggregate supply. Whereas the deficient demand is shortfall of aggregate demand than the aggregate supply corresponding to full employment इक्विलिब्रियम. सीधा सा मतलब है जब एडी बड़ा है एएस से, उसे अपन ने एक्सेस डिमांड का नाम दे दिया, और जब एडी छोटा है एएस से तो उसे अपन ने डेफिशिएंट डिमांड का नाम दे दिया. अब these problems we have already discussed. We have discussed about the excess demand, we have discussed about inflationary gap. At the same time, we have discussed about deficient demand and deflationary gap. In this video, we are going to discuss about the fiscal measures and monetary measures. Monetary measures का मतलब होता है क्या है? The measures taken by the central bank of the country or regulatory authority of the country, monetary regulatory authority of the country, that is the Reserve Bank of India in India. भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि हमारी एपेक्स बैंक है, और मनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है. वो जो भी मेजर लेगी वो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स माने जाएंगे, और जो आपकी गवर्नमेंट जो स्टेप्स लेगी उसे आपका फिस्कल मेजर कहा जाएगा. अब अपन बात करते हैं कि भैया ये मेजर्स किस तरीके से काम में लिए जाएंगे. पहले बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की. मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स. मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. इन दिस केस वी आर लुकिंग हियर दैट एडी इज ग्रेटर देन एएस. इसका मतलब है कि खर्चे ज्यादा हैं, लोगों के खर्चे ज्यादा हैं, प्रोडक्शन से डिमांड ज्यादा करते हैं, तो उन खर्चों को कम करना है. खर्चों को कम करना है इसका मतलब लोगों की परचेजिंग पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो यहां पर सीआरआर, एसएलआर, रेपो, बैंक रेट, रिवर्स रेपो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है. और इसके अलावा ये तो क्वांटिटेटिव मेजर्स हो गए. क्वालिटेटिव मेजर्स में अपन ने पढ़े थे क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग, मोरल प्रेशर या मोरल सुएजन, और लास्ट आपके था मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन और रिक्वायरमेंट. तो सीधा सीधा मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट करना है. जब एडी ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? इन दिस केस वी विल इंक्रीज द सीआरआर. सीआरआर को क्या कर दिया जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा. व्हेन सीआरआर विल इंक्रीज, इसका मतलब द मनी अवेलेबल विद द कमर्शियल बैंक लेफ्ट शॉर्ट इन कंपैरिजन ऑफ द अर्लियर वन. यानी कि कमर्शियल बैंक के पास में जो पैसा बचेगा पहले के कंपैरिजन में कम बचेगा, यानी कि वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएंगे, यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी. लाइकवाइज एसएलआर को इंक्रीज किया जाए. रेपो, रेपो वो रेट है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है. सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है. सिक्योर्ड लोन पे चार्ज किया जाए, यानी कि सिक्योरिटीज को रीफाइनेंस किया जाए तो रेपो, और अनसिक्योर्ड लोन दिया जाए तो बैंक रेट. दोनों ही इंटरेस्ट रेट्स हैं. कौन किससे चार्ज कर रहा है? कमर्शियल बैंक पे कर रहा है सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक चार्ज कर रहा है कमर्शियल बैंक से. तो क्यों ना इसको भी बढ़ा दिया जाए. इसको बढ़ाएंगे तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे. जब कमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे तो फर्दर फाइनेंसिंग भी कम होगी. रिवर्स रेपो, this is the interest rate which is offered by central bank to the commercial bank on their deposits. Then to induce the deposits of commercial bank, central bank will offer high interest rates to them. यानी कि ये भी क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए. ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. इन केस ऑफ हायर एडी वेयर देयर इज मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, टू रेस्ट्रिक्ट दिस मनी सप्लाई
the central bank will adopt the sale of the securities so that the excess of money will come to the central bank. ठीक है, तो यहां पर क्या किया जाएगा, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी किया जाएगा, जिससे कि मार्केट में जो एक्सेस मनी सप्लाई है वो फ्लो से बाहर निकल करके सेंट्रल बैंक के पास में आ जाए. क्रेडिट रास्टिंग, इनकी क्रेडिट कोटास कम कर दिए जाएंगे. मोरल प्रेशर, पॉलिसी स्ट्रिक्ट काम में ली जाएगी. लोन क्रिएट करने के लिए पॉलिसी स्ट्रिक्ट काम में ली जाएगी, जिससे कि लोग लोन कम लें. और मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे लोगों के पास जो असेट को फाइनेंस करवाने के बाद पैसा मिलेगा वो कम मिलेगा. ठीक है, अपने को पता है मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है. मार्जिन इज द रेट विच इज द डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट एंड एसेट मोर्गेज. किसी भी एसेट को मोर्गेज करने के लिए या करने के बाद में जो फाइनेंस का पैसा आपको मिलता है, तो जो पैसा आपको मिला और जो असेट आपने फाइनेंस की, असेट आपने मोर्गेज की, उन दोनों की वैल्यू के बीच का डिफरेंस मार्जिन कहलाता है. तो अगर मार्जिन, यानी कि मान लिया कि अपन ने एग्जांपल दिया था 1 लाख रुपए तक की जो क्रॉप थी वो आपने प्लेस की मोर्गेज में और 80,000 रुपए वहां से लेकर आए, तो 20,000 रुपए का जो पैसा काटा गया, दैट विल बी द मार्जिन. तो अब अपने को मार्केट में पैसा कम छोड़ना है, मार्केट की मनी सप्लाई को शॉर्ट करना है, तो उस मार्जिन को बढ़ा दें तो लोगों के पास में जो पीडीआई पहुंचेगा, डिस्पोजेबल इनकम पहुंचेगा, वो कम पहुंचेगा. ठीक है ना. तो ये थे आपके पास में मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड. और यही इसका रिवर्स, अगर डेफिशिएंट डिमांड हो तो इनके रिवर्स कंडीशंस आ जाएंगी, यानी कि सीआरआर को क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा. एसएलआर डिक्रीज किया जाएगा. रेपो बैंक रेट डिक्रीज किया जाएगा. रिवर्स रेपो डिक्रीज किया जाएगा. ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज होगा, बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज. इसके बारे में अपन अपना जो डिस्कशन था वो पहले पुराने वीडियोस में भी कर चुके हैं, यानी कि जब सेंट्रल बैंक पढ़ा था तब भी अपन ने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे. उसके बाद में क्रेडिट रास्टिंग, क्रेडिट कोटास को बढ़ाया जाएगा. पॉलिसी जो बनाई जाएगी वो लिबरल बनाई जाएगी. ठीक है. उसके बाद में मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट में मार्जिन को रिड्यूस कर दिया जाएगा. दीज आर द इंस्ट्रूमेंट विच विल बी यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन केस ऑफ ईदर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड. अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी की, यानी कि फिस्कल पॉलिसी की. अगर फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात किया जाए तो फिस्कल पॉलिसी में जनरली 2 टर्म्स काम में ली जाती हैं. जनरली 2 टर्म्स काम में ली जाती हैं. एक लिया जाता है टैक्स, एक लिया जाता है सब्सिडीज. इसके अलावा 2 चीजें और लिख देते हैं. यहां लिख देते हैं अपन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स, और पब्लिक डिपॉजिट्स. ठीक है. अब देखिएगा, अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, इनके लोगों की जेब में पैसा ज्यादा है, तो उनकी डिमांड को रिड्यूस करने के लिए उनके पास पैसा कम बचना चाहिए, तो टैक्स को बढ़ाया जाए, सब्सिडीज को कम किया जाए. गवर्नमेंट ट्रांसफर्स के रूप में जो खर्चा करती है, गवर्नमेंट अलाउंसेस के रूप में जो खर्चा करती है, लोगों को ट्रांसफर इनकम दे करके जो मार्केट की मनी सप्लाई बढ़ाती है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या किया जाए, कम किया जाए. पब्लिक डिपॉजिट्स, यानी कि लोगों से पैसा उधार लेना है. अब अपन कहें कि जब मार्केट में पैसा ज्यादा है तो व्हाई डू वी लीव द मनी अलोंग विद द सोसाइटी और अलोंग विद द इकोनॉमी. ठीक है. उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों से पैसा उधार लेगी, यानी कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी सिक्योरिटीज बेचेगी. तो यहां पर क्या किया जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि एक्सेस मनी सप्लाई किसके पास आ जाए, आपकी गवर्नमेंट के पास आ जाए. ये तो यूज थे आपके पास में एक्सेस डिमांड के केस में. अब अगर यही चीज डेफिशिएंट डिमांड का केस हो, जब लोगों के पास पैसा कम है, ठीक है, तो वहां पर लोगों के पास पैसा छोड़ना पड़ेगा. जब पैसा छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब टैक्सेस को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए. सब्सिडीज को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए जाएं, जिससे कि लोगों के पास उनकी इनकम के सोर्सेज बढ़े. पब्लिक डिपॉजिट्स कम ली जाएं भैया, यहां पर यानी कि लोगों से उधार तो कम लेंगे, लेकिन उनका रीपेमेंट किया जाएगा. यहां पर यहां क्या किया जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स का रीपेमेंट किया जाएगा और लोगों से उधार कम ली जाएगी, जिससे कि लोगों की जेब में पैसा बचे. These were the uses of fiscal policy and monetary policy in case of excess demand and deficient demand. You have to go through in both methods, and for the next topic we will discuss in the next video. Thank you.